नमस्कार दोस्तों। अभी देश में द कश्मीर फाइल मूवी को लेकर के एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी चल रहा है। इस फिल्म में 1990 के उस दौर की कहानी दिखाई गई है जब लाखों की संख्या में कश्मीरी पंडितों को आतंकियों के धमकी की वजह से अपना घर छोड़ करके कश्मीर से भागना पड़ा था। लेकिन सोचने वाला पॉइंट यह है कि वह कश्मीर छोड़ करके भागने वाला केवल कश्मीरी पंडित था या कश्मीरी हिंदू था। अगर कश्मीरी हिंदू था तो फिर कश्मीरी पंडित क्यों बदनाम है? और उन कश्मीरी को मारने और धमकाने वाला वो कोई कश्मीरी मुस्लिम था या कश्मीरी आतंकवादी था? अगर वह आतंकवादी था तो फिर कश्मीरी मुस्लिमों के ऊपर क्यों ब्लेम है? तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आइए दोस्तों समझते हैं इस कश्मीरी फाइल कंट्रोवर्सी को। आखिर कश्मीरी पंडितों को कश्मीरी घाटी से निकालने के लिए नफरत पैदा कैसे हुआ? दोस्तों, जम्मू कश्मीर में धार्मिक विवाद कैसे भड़का, इसको समझने के लिए पहले 1975 के भारत को समझना होगा। और 1975 का दौर वह दौर था जब कश्मीर घाटी के हालात को सुधारने के लिए देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर शेख अब्दुल्ला के साथ समझौता किया था और उस फाइल का नाम दिया था द इंदिरा शेख एकॉर्ड। लेकिन इस समझौते का कश्मीर के अधिक मुस्लिम आबादी ने विरोध किया और समझौते को लेकर के जम्मू कश्मीर में हो रहे विरोध को दबाने के लिए शेख अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में कई जगह भाषण दिया। फिर 1980 में शेख अब्दुल्ला ने 2500 गांवों का नाम बदल करके इस्लामिक नामों पर रख दिया और यह वही दौर था जब जम्मू कश्मीर को इस्लामिक राज्य बनाने की तरफ धकेला जा रहा था और इसको लेकर के श्रीनगर में बहुत बड़ा दंगा हुआ था। जम्मू कश्मीर में एक गुट ऐसा भी था जो आतंकियों को समर्थन कर रहा था। हालांकि इस संगठन को पहले कभी कश्मीर में अपना एजेंडा फैलाने की जगह नहीं मिली। तब ब्रिटेन में उस संग्रह के समर्थक नेताओं के गुट को जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी JKLF नाम दिया गया और इस संगठन के लीडर बीटा कराटे ने 1991 में न्यूज ट्रैक के इंटरव्यू में 40 से अधिक कश्मीरी पंडितों को मारने का दावा भी किया था। फिर 2 जुलाई 1984 को केंद्र सरकार इंदिरा गांधी ने शेख अब्दुल्ला के बेटे और उस समय के जम्मू कश्मीर के करंट CM फारूक अब्दुल्ला के सरकार को वहां से हटा दिया, क्योंकि आरोप यह था कि अब्दुल्ला सरकार ने कांग्रेस के खिलाफ और कश्मीरी पंडितों के खिलाफ कई हमले करवाया था। फिर कुछ समय बाद फारूक अब्दुल्ला के बहनोई गुलाम मोहम्मद शाह को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बना दिया गया, क्योंकि केंद्र सरकार को उम्मीद था कि गुलाम मोहम्मद शाह ने इनके विचारों को जम्मू कश्मीर में लागू करेगा। लेकिन गुलाम मोहम्मद शाह मुख्यमंत्री बनने के बाद केंद्र सरकार के ठीक उल्टा कश्मीर को कट्टर इस्लामिक की तरफ धकेलना शुरू कर दिया और यही कारण है कि 1986 में जम्मू कश्मीर में पहली बार हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ था। तब गुलाम मोहम्मद शाह ने जम्मू कश्मीर के सचिवालय में एक मस्जिद भी स्थापित करवाई थी और इस मस्जिद को लेकर के हिंदुओं ने प्रदर्शन किया और जम्मू से लेकर के कश्मीर तक भयानक दंगा हुआ। तब कश्मीर घाटी में कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के मंदिर भी तोड़ दिए थे और उस दंगे में 10 से अधिक कश्मीरी पंडित का मौत भी हुआ था। और जम्मू कश्मीर में पहली बार इतना बड़ा दंगा देखकर जम्मू कश्मीर के राज्यपाल जगमोहन ने गुलाम मोहम्मद शाह के सरकार को हटा दिया। तब देश भर में इस बात को लेकर के काफी बहस चलने लगा कि अब जम्मू कश्मीर में संकट की स्थिति पैदा हो गया है, क्योंकि जगमोहन भाजपा को समर्थन करने वाला राज्यपाल थे। हालांकि सच्चाई यह था कि जगमोहन को कांग्रेस की सरकार ने ही राज्यपाल बनाया था और वो पूरे 5 साल तक राज्यपाल रहे थे और यह वही समय था जब कश्मीर में हालात बिगड़ना शुरू हो गया था। फिर 1 साल राष्ट्रपति शासन रहने के बाद 1987 में जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए गए और इस चुनाव में कट्टर इस्लाम का समर्थन करने वाला सैयद अली शाह गिलानी ने भी चुनाव लड़ने का फैसला किया और उनके समर्थन में यासीन मलिक जैसे अलगाववादी नेता भी शामिल हुए थे और उस पार्टी का नाम दिया MUF यानी मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट। और जब चुनाव का रिजल्ट सामने आया तब फारूक अब्दुल्ला को विजेता घोषित किया और इस चुनाव के रिजल्ट को लेकर के MUF के पार्टी ने आरोप लगाया कि चुनाव में पूरी तरह से धांधली हुआ है और इस दौरान गिलानी का प्रचार करने वाला यासीन मलिक ने भी JKLF का हिस्सा बन गया। और फिर उसी समय भारत से बाहर रहने वाला JKLF भी कश्मीर में एंट्री कर लिया। कश्मीर में हिंसा फैलाने के बाद पहली बार 14 सितंबर 1979 को एक कश्मीरी पंडित भाजपा के नेता टीका लाल टपलू का हत्या कर दिया। इसके बाद जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट के जज नीलकंठ गंजू को श्रीनगर के हाई कोर्ट के बाहर ही हत्या कर दिया। इस दौर में राम जन्मभूमि एक बड़े मुद्दे के तौर पर भारत में उभर रहा था और केंद्र सरकार राजीव गांधी हमेशा मुश्किलों का सामना कर रहा था। और फिर बोफोर्स घोटाले के आरोप में कांग्रेस सरकार गिर गई। कांग्रेस की सरकार गिरने के बाद 1989 में देश के प्रधानमंत्री VP सिंह बने। तब इस बार इस सरकार को
भारतीय जनता पार्टी का बाहर से समर्थन मिल रहा था। मोहम्मद सैयद के गृह मंत्री बनने के 6 दिन बाद JK-11 के आतंकियों ने उनकी बेटी रूबिया का अपहरण कर लिया। फिर आतंकियों ने रूबिया की रिहाई के लिए कुछ और आतंकियों की रिहाई का मांग किया। फिर क्या केंद्र सरकार ने रूबिया को छुड़ाने के लिए आनन फानन में 4 दिन के अंदर में 5 आतंकियों को रिहा किया, क्योंकि वह देश के बड़े नेता की बेटी थी। अगर वहीं एक आम इंसान की बेटी होती तो शायद वह नेता लोग ऐसे नहीं करते। और फिर इन आतंकियों ने कश्मीर के अखबार और प्रचार में हिंदू विरोधी भाषण देना शुरू कर दिया और यहाँ से कुछ ज़्यादा ही हिंदू मुस्लिम का आपस में विरोध होना शुरू हो गया था। इसके अलावा सड़कों और गलियों में हिंदू विरोधी नारे वाले पोस्टर भी लगाया और यहाँ तक कि कश्मीरी पंडितों को जल्द से जल्द कश्मीर घाटी छोड़ने का धमकी भी दिया। फिर जनवरी 1990 को जगमोहन को कश्मीर का राज्यपाल बनाया गया और इससे पहले कि फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार को धमकी दिया था कि अगर जगमोहन कश्मीर का राज्यपाल बना तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि 1986 में जगमोहन ने एक बार अब्दुल्ला के सरकार को हटा दिया था। इसलिए जगमोहन के राज्यपाल बनने के जस्ट 1 दिन बाद अब्दुल्ला ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और फिर से 1990 को जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। हालांकि कश्मीर के हालात को सुधारने के लिए एक बैठक हुआ, लेकिन उस बैठक के बाद कश्मीर के हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ने लग गए, क्योंकि राज्यपाल जगमोहन और रेल मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस के बीच काफी बड़ा दुश्मनी चलने लग रहा था। यहां तक कि जगमोहन ने जॉर्ज फर्नांडिस को इस्तीफा देने का भी धमकी दिया था और फिर 1990 मई जून को केंद्र सरकार ने दोनों की सरकारें को हटा दिया। कश्मीर में हालात न संभाल पाने और अलग अलग मुद्दे में फंसने की वजह से नवंबर 1990 को VP सिंह की सरकार केंद्र से गिर गई और चंद्रशेखर का सरकार केंद्र में आ गई। लेकिन चंद्रशेखर मात्र 7 महीने ही सरकार चला पाई। चंद्रशेखर सरकार गिरने के बाद नरसिम्हा राव वाली कांग्रेस सरकार सत्ता में आई। लेकिन जब नरसिम्हा राव देश की प्रधानमंत्री बने तब कश्मीर के हालात संभालना काफी मुश्किल हो गया था। यही हाल उस दौर में पंजाब का था, जो कि आतंकी से प्रभावित रहा था। फिर नरसिम्हा राव ने दोनों ही राज्य को अपने कंट्रोल में करने के लिए अपने राजनीतिक समझ और अपने बल का इस्तेमाल किया और उस दौर में अमेरिका और पाकिस्तान के भी विरोध का सामना करना पड़ा था। तो दोस्तों, कश्मीर में 1990 तक ऐसा ही कंट्रोवर्सी रहा और इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।